शोक सभा का महल दोस्तों, कल्पना करिए एक ऐसी दुनिया जहां मृत्यु भी धोखा दे सकती है, जहां सबसे शक्तिशाली योद्धा अपने ही अंतिम संस्कार को देख रहा हो और वो भी अपने ही ताबूत के अंदर से। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी कहानी में जो विश्वासघात, शक्ति और बदले की है। ये है फर्स्ट इमॉर्टल ऑफ द स्वॉर्ड के सबसे रोमांचक अध्याय, द हॉल ऑफ मॉर्निंग की कहानी। सुई, जिसे मास्टर ऑफ 10,000 डाउज और स्वॉर्ड मास्टर ऑफ एब्स्ट्रूस फोर्स के नाम से जाना जाता था, अब अपने ही ताबूत में लेटा हुआ था। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये था कि वो मरा नहीं था, बल्कि रीइंकारनेट हो गया था और अब वो अपनी ही मृत्यु का तमाशा देख रहा था। सुई का नाम पूरे वाइल्ड प्रदेश में आतंक और सम्मान के साथ लिया जाता था। उसकी शक्ति इतनी महान थी कि लोग कहते थे कि उसके सामने पहाड़ भी झुक जाते हैं। उसके पास ऐसी स्वॉर्ड टेक्निक्स थीं जो रियलिटी को ही बदल सकती थी। वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं था, वो एक लेजेंड था, एक मिथ था, एक ऐसी शक्ति थी जिसके आगे पूरी दुनिया नतमस्तक थी। लेकिन आज इस 108,000th कैलेंडर ईयर में वो मर गया था। कम से कम यही तो सबको लगता था। बाहर का नजारा देखकर सुई के होंठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। हाँ, तो यही होता है जब तुम मर जाते हो, उसने मन में सोचा। उसके सामने एक युद्ध छिड़ा हुआ था, लेकिन ये कोई सामान्य युद्ध नहीं था। ये था उसकी विरासत के लिए लड़ाई। शोक सभा का महल जो कभी उसका गर्व था, अब एक बैटलफील्ड बन गया था। यहाँ वो लोग आए थे जो कभी उसके सामने घुटने टेकते थे, जो उसके एक इशारे पर अपनी जान दे देते थे। लेकिन अब वो सभी उसके खजानों के लिए एक दूसरे का खून बहा रहे थे। जो लोग कभी उसके सामने सिर झुकाते थे, वही अब उसके खजानों के लिए एक दूसरे का गला काट रहे थे। गोल्डन विंग्ड ग्रेट पेंग, जिसने 80,000 साल तक उसकी सेवा की थी, वो भी अब दूसरों के साथ मिलकर उसकी संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहा था। सुई को याद आया कि कैसे गोल्डन विंग्ड ग्रेट पेंग पहली बार उसके पास आया था। वो तब सिर्फ एक छोटा सा पक्षी था, वोंडेड और हेल्पलेस। सुई ने उसे बचाया था, उसे अपनी शक्ति दी थी, उसे एक माइटी क्रीचर बनाया था। 80,000 साल, इतना लंबा समय वो उसके साथ रहा था, और अब वो भी उसकी संपत्ति के लिए लड़ रहा था। यहां तक कि वो छोटी चिड़िया भी मुझसे धोखा कर गई, सुई ने मन में कहा। उसका दिल भारी हो गया था। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया था, वही सब उसकी मौत का जश्न मना रहे थे। उसे अपने जीवन के वो पल याद आए जब वो अकेला था, जब उसके पास कोई नहीं था। तब इन्हीं लोगों ने उसका साथ दिया था। उसने इन सबको अपना फैमिली माना था। लेकिन अब उसे समझ आया कि फैमिली सिर्फ एक वर्ड था। रियलिटी में सब कुछ पावर और ग्रीड के अराउंड घूमता था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो अभी बाकी था। उसके दो सबसे करीबी शिष्य पीमो और किंग टांग, वे भी इस लूट में शामिल थे। पीमो, जिसने 29,000 साल तक उसके साथ साधना की थी, अब अपने जूनियर किंग टांग के साथ उसकी विरासत के लिए लड़ रहा था। पीमो को देखकर सुई का दिल और भी टूटा। ये वही पीमो था जो कभी उसके लिए अपनी जान देने को तैयार रहता था, जिसने 29,000 साल तक उसके साथ कठोर साधना की थी, जो रात दिन उसकी टीचिंग्स को फॉलो करता था, जो उसे अपना गुरु नहीं बल्कि अपना फादर मानता था। सुई को याद आया कि कैसे पीमो पहली बार उसके पास आया था। वो तब सिर्फ एक डेस्परेट यंग मैन था, जिसके पास कुछ नहीं था। सुई ने उसे सब कुछ दिया था, नॉलेज, पावर, स्टेटस, रिस्पेक्ट। उसने पीमो को एक ऑर्डिनरी पर्सन से एक पावरफुल कल्टिवेटर बनाया था। सार्वजनिक नैतिकता गिर गई है, बस यही है, सुई ने सोचा। मरने के बाद सब कुछ वाकई अलग हो जाता है। लेकिन पीमो से भी ज्यादा पेनफुल था क्वेंग टैंग का बिट्रेयल देखना। क्वेंग टैंग, उसकी सबसे छोटी शिष्या, जिसने 18,900 साल तक उसके साथ साधना की थी, अब एक अलग ही रूप में दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में वो भक्ति नहीं थी जो पहले हुआ करती थी, बल्कि अब वहां सिर्फ लालच और महत्वाकांक्षा थी। क्विंग टैंग को देखकर सुई का हार्ट कंप्लीटली शैटर हो गया। ये वही लड़की थी जिसे उसने अपनी बेटी की तरह पाला था। जब वो पहली बार आई थी तो सिर्फ एक इनोसेंट यंग गर्ल थी। उसमें कोई स्पेशल टैलेंट नहीं था, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी नहीं थी। लेकिन सुई ने उसमें कुछ देखा था, एक प्योर हार्ट, एक जेन्युइन डिजायर टू लर्न। 18,900 साल, इतना लंबा समय उसने क्विंग टैंग को ट्रेन किया था। उसे अपनी सबसे सीक्रेट टेक्निक सिखाई थी, उसे अपने सबसे पावरफुल ट्रेजर्स के बारे में बताया था। उसने क्विंग टैंग को वो सब कुछ दिया था जो एक फादर अपनी डॉटर को देता है। लेकिन अब वो सेम इनोसेंट गर्ल एक रूथलेस पावर हंग्री वुमन बन गई थी। मास्टर ने जो कुछ भी छोड़ा है, मुझे सब कुछ चाहिए, क्विंग टैंग ने जोर से चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज में वो मिठास नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अब वो एक भूखे शिकारी की तरह लग रही थी। उसकी आवाज में जो वेनम था, वो सुई के दिल में चुभ गया। ये वही आवाज थी जो कभी उसे मास्टर कह के प्यार से बुलाती थी।
ये वही आवाज थी जो कभी उसकी हर बात को ध्यान से सुनती थी, लेकिन अब इसमें सिर्फ ग्रीड और एम्बिशन थी। पीमो हैरान रह गया। कॉल सोच सकता था, तुम चुड़ैल, तुमने अपना असली चेहरा बहुत गहराई से छुपाया था, उसने गुस्से से कहा। पाएमो की हैरानी जेन्युइन थी। वो भी शॉक्ड में था कि चिंग टैंग इतनी कैलकुलेटिंग हो सकती है। उसने भी कभी नहीं सोचा था कि वो इनोसेंट लुकिंग जूनियर सिस्टर इतनी डेंजरस हो सकती है। लेकिन अब उसे समझ आया कि चिंग टैंग ने सालों तक अपनी रियल नेचर को हाइड किया था। लेकिन चिंग टैंग अब रुकने वाली नहीं थी। उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पाएमो को हरा दिया। ये कोई ऑर्डिनरी फाइट नहीं थी, ये था दो पावरफुल कल्टिवेटर्स के बीच एक एपिक बैटल। पाएमो, जिसने 29,000 साल तक साधना की थी, वो भी चिंग टैंग के सामने टिक नहीं पाया। चिंग टैंग की फाइटिंग स्टाइल कंप्लीटली रूथलेस थी। उसमें कोई मर्सी नहीं थी, कोई हेजिटेशन नहीं था। वो पाएमो को सिर्फ हराना नहीं चाहती थी, वो उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। उसके हर अटैक में एक कोल्ड कैलकुलेशन था, एक प्लान्ड प्रिसिशन था। फिर उसने बाकी सभी ताकतों को भी दबा दिया। एक एक करके सभी उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। गोल्डन विंग ग्रेट पैंग, जो 80,000 साल तक सू ई की सर्विस में था, वो भी चिंग टैंग के आगे सरेंडर कर गया। ये सीन देखकर सू ई को रियलाइज हुआ कि चिंग टैंग ने सिर्फ अपनी रियल नेचर ही नहीं छुपाई थी, बल्कि अपनी रियल पावर भी छुपाई थी। वो इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई थी? कब उसने इतनी पावर डेवलप की थी? ये सब उसने कैसे सीक्रेट रखा था? आज से मैं, चिंग टैंग, इस जंगली प्रदेश पर सर्वोच्च शासन करूंगी, उसने घोषणा की। उसकी आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। या तो समर्पण करो या मर जाओ। उसकी घोषणा में एक फाइनलिटी थी जो सबको डरा गई। ये कोई एम्प्टी थ्रेट नहीं था, ये था एक प्रॉमिस, एक गारंटी कि जो भी उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करेगा, उसका अंत हो जाएगा। सुई अपने ताबूत में लेटा हुआ ये सब देख रहा था। उसका दिल टूट रहा था। जिस लड़की को उसमें बेटी की तरह पाला था, वो ही अब उसकी कब्र पर नाच रही थी। उसे अपनी सारी मेमोरीज याद आईं। कैसे उसने किंग टांग को पहली बार देखा था, कैसे उसने उसे अपना फर्स्ट लेसन दिया था, कैसे वो स्लोली स्लोली उसकी फेवरेट स्टूडेंट बन गई थी, कैसे उसने उसे अपने सबसे प्रेशियस टेक्निक सिखाए थे। सुई को लगा जैसे उसकी पूरी लाइफ एक जोक थी। उसने जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही उसे सबसे ज्यादा हर्ट कर रहे थे। उसने जिन लोगों को अपना फैमिली माना था, वही उसकी डेथ को सेलिब्रेट कर रहे थे। किंग टांग ने सभी को हराने के बाद सुई के ताबूत के पास आकर झुकी। आदरणीय मास्टर, आपकी शिष्या किंग टांग ने 7 दिन तक आपके ताबूत के पास पहरा दिया है। मैंने आपके दुश्मनों और उन गद्दारों को दबाया है। ऐसा करके मैंने हमारे गुरु शिष्या के रिश्ते को पूरा किया है। उसकी आवाज में फेक भावना थी। ये परफेक्ट एक्टिंग थी। अगर कोई आउटसाइडर होता तो उसे लगता कि किंग टांग वाकई में अपने मास्टर के लिए ग्रीफ फील कर रही है। लेकिन सुई जानता था कि ये सब नाटक था। आज से मैं आपकी छोड़ी गई हर चीज की एकमात्र वारिस बनूंगी। ये स्टेटमेंट सुनकर सुई को गुस्सा आया। किंग टांग ने अपने फेक टीयर्स के साथ उसकी सारी प्रॉपर्टी क्लेम कर ली थी। उसने अपनी हिपोक्रेसी को परफेक्टली मास्क कर लिया था। फिर उसने सुई के ताबूत को खोलने की कोशिश की। उसे लगता था कि वहां स्वॉर्ड ऑफ द 9 हेल्स मिलेगा, सुई का सबसे शक्तिशाली हथियार। ये स्वॉर्ड लेजेंडरी थी। इसकी पावर इन्फिनिट थी। जिसके पास ये स्वॉर्ड होती थी, वो प्रैक्टिकली इनविंसिबल हो जाता था। किंग टांग की आंखों में ग्रीड चमक रही थी। वो जानती थी कि अगर उसे ये स्वॉर्ड मिल जाए तो वो पूरी दुनिया पर राज कर सकती है। यही तो उसका अल्टीमेट गोल था। लेकिन जब उसने ताबूत खोला तो वो खाली था। ये कैसे हो सकता है? किंग टांग चिल्लाई। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा था। उसकी चीख पूरे हॉल में गूंजी। वो कंप्लीटली शॉक्ड थी। उसने सोचा था कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। उसने सोचा था कि वो आसानी से सू यी की सारी पावर और ट्रेजर्स को क्लेम कर लेगी। लेकिन एम्प्टी कॉफिन देखकर उसका सारा कॉन्फिडेंस शैटर हो गया। सू यी मन में हंसा। उसे अब एहसास हुआ कि उसका रीइंकार्नेशन सफल हो गया था। वो अब एक नए शरीर में था, लेकिन उसकी यादें और शक्तियां बरकरार थीं। ये मोमेंट उसके लिए एक रेवलेशन था। उसे समझ आया कि वो वाकई में रीबॉर्न हो गया है। उसकी कॉन्शियसनेस एक नई बॉडी में ट्रांसफर हो गई है, लेकिन उसकी मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस इंटैक्ट हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम सभी कमीने अभी भी जिंदा और स्वस्थ होगे जब मैं वापस आऊंगा, सो यी ने मन में कहा। उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही भावना थी, बदला। ये प्रॉमिस नहीं था, ये थ्रेट था। सो यी ने अपने सभी बिट्रेयर्स के फेसेस अपनी मेमोरी में परमानेंटली स्टोर कर लिए थे। वो जानता था कि एक दिन वो वापस आएगा और सबका हिसाब चुकता करेगा। उसका रिवेंज सिर्फ इमोशनल नहीं था, ये था जस्टिस। जिन लोगों ने उसके ट्रस्ट को बिट्रे किया था, जिन लोगों ने उसकी काइंडनेस का फायदा उठाया था, जिन लोगों ने उसकी डेथ को सेलिब्रेट किया था, वे सभी पे करेंगे। डोली मालो यहाँ कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है।
सु यी ने अपने सभी विश्वासघातियों के चेहरे अपनी याददाश्त में बिठा लिए थे। वो जानता था कि एक दिन वो वापस आएगा और सबका हिसाब चुकता करेगा। उसने एक मेंटल लिस्ट बनाई थी। गोल्डन विंग्ड ग्रेट पेंग, जिसने 80,000 साल की लॉयल्टी को एक सेकंड में भुला दिया। पाई मो, जिसने 29,000 साल की टीचिंग्स को इग्नोर करके ग्रीड चूज किया। और सबसे ऊपर किंग थांग, जिसने 18,900 साल का प्यार और केयर को बिट्रेयल में कन्वर्ट कर दिया। समय का पहिया घूमता रहा। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में और साल सदियों में। 500 साल बीत गए। वाइल्ड प्रदेश में किंग टांग का राज चलता रहा। लोग उसे एम्प्रेस के नाम से जानने लगे, लेकिन वो हमेशा एक डर में जीती रही, कहीं सुई वापस ना आ जाए। इन 500 सालों में किंग टांग ने अपनी पावर को कंसोलिडेट किया था। उसने वाइल्ड प्रदेश पर कंप्लीट कंट्रोल एस्टैब्लिश किया था। उसने अपने ओपोनेंट्स को एलिमिनेट किया था। उसने अपनी आर्मी बनाई थी। उसने अपना एम्पायर एक्सपैंड किया था। लेकिन फिर भी रात में जब वो अकेली होती थी तो उसे सु यी की याद आती थी। उसे डर लगता था कि कहीं वो वापस ना आ जाए। उसे पता था कि अगर सु यी वापस आया तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। उधर ग्रेट ज़ू एम्पायर के ग्वांगलिंग सिटी में एक नया जीवन शुरू हो रहा था। यहाँ एक साधारण सा लड़का रहता था जिसका नाम भी सु यी था। देखने में वो बिल्कुल नॉर्मल लगता था, ना कोई खास शक्ति, ना कोई जादुई क्षमता, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। एक गहराई थी जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा अनुभव की बात करती थी। ग्वांगलिंग सिटी एक पीसफुल प्लेस था। यहाँ के लोग सिंपल लाइफ जीते थे। यहाँ कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं था, कोई पावर स्ट्रगल नहीं था। यहाँ सब कुछ काम और सीरीन था। लेकिन इस काम के बीच एक स्टॉर्म ब्रू हो रहा था। ये नया सु यी अभी भी अपनी पुरानी यादों से जूझ रहा था। कभी कभी रात में उसे अपने पुराने जीवन के सपने आते थे। किंग टांग का चेहरा, पीमो की आवाज और उन सब का विश्वासघात, सब कुछ अभी भी उसके दिमाग में ताजा था। उसे अपनी पास्ट लाइफ की हर डिटेल याद थी। हर कॉन्वर्जेशन, हर मोमेंट, हर इमोशन, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर था। ये ब्लेसिंग भी थी और कर्ज भी था। ब्लेसिंग इसलिए कि उसे अपनी मिस्टेक से सीखने का चांस मिला था। कर्ज इसलिए कि उसे अपनी बिट्रेयल का पेन हमेशा फील करना पड़ता था। लेकिन अब वो जानता था कि उसे धैर्य रखना होगा। उसे अपनी शक्तियों को वापस पाना होगा। उसे एक बार फिर से उस मुकाम तक पहुंचना होगा जहां वो अपने दुश्मनों का सामना कर सके। उसका प्लान क्लियर था। पहले उसे अपनी पावर को रीबिल्ड करना था, फिर उसे अपने एनिमीज को लोकेट करना था और अंत में उसे अपना रिवेंज लेना था। यह सिंपल प्लान था, लेकिन एग्जीक्यूशन कॉम्प्लेक्स होगी। ग्वांगलिंग सिटी की सुबह शांत थी। सु यी अपने छोटे से घर में बैठा हुआ था और बाहर देख रहा था। उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। उसकी असली यात्रा अभी शुरू होनी थी। उसका घर सिंपल था। कोई लग्जरी नहीं थी, कोई ग्रैंड डेकोरेशन नहीं था, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो जानता था कि मटेरियल थिंग्स टेम्पररी हैं, रियल पावर इंटरनल होती है। 500 साल, उसने मन में कहा। 500 साल मैंने इंतजार किया है, अब समय आ गया है। ये वेट उसके लिए टॉर्चर था। हर दिन वो अपने बिट्रेयर्स के बारे में सोचता था, हर रात वो अपने रिवेंज के बारे में प्लान करता था। लेकिन अब ये वेट खत्म होने वाला था। उसकी मुट्ठियां भिंज गईं। उसे याद आया कि कैसे क्विंग टैंग ने उसके सामने झूठे आंसू बहाए थे, कैसे पीमो ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा था, कैसे उसके सभी अलाइज ने उसे धोखा दिया था। ये मेमोरीज उसे मोटिवेट करती थीं, ये उसे रिमाइंड करती थीं कि उसका मिशन क्या है। ये उसे स्ट्रेंथ देती थीं कि वो अपने गोल्स को अचीव करे। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं, सु यी ने कहा। उसकी आवाज में एक ठंडा डिटर्मिनेशन था। और इस बार मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। इस बार मैं अकेले ही सबका हिसाब चुकता करूंगा। यह डिसीजन उसके लिए पेनफुल था। उसे अकेले रहना पड़ेगा, उसे किसी पर ट्रस्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यह नेसेसरी था। उसने देखा था कि ट्रस्ट कितना डेंजरस हो सकता है। वो जानता था कि उसका रास्ता आसान नहीं होगा। उसे अपनी शक्तियों को वापस पाना होगा, उसे नए एलाइज बनाने होंगे, लेकिन इस बार वो सिर्फ उन पर भरोसा करेगा जो वाकई में उसके साथ हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा कि कौन जेन्युइन है और कौन फेक? ये बिगेस्ट चैलेंज था। उसे एक सिस्टम डेवलप करना था जिससे वो लोगों की रियल इंटेंशंस को जज कर सके। सु यी ने खिड़की से बाहर देखा। ग्वांगलिंग सिटी की सड़कों पर लोग अपने डेली रूटीन में व्यस्त थे। कोई नहीं जानता था कि उनके बीच एक लेजेंड रह रहा है। कोई नहीं जानता था कि जो लड़का उनके बीच चल रहा है वो कभी पूरी दुनिया पर राज करता था। ये अनोनिमिटी उसके लिए ब्लेसिंग थी। वो क्वाइटली अपनी पावर को रीबिल्ड कर सकता था। वो सीक्रेटली अपने प्लान्स बना सकता था। वो पीसफुली अपने एनिमीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता था। ये मेरा नया अध्याय है, सु यी ने सोचा, और इस बार मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा। इस बार मैं सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करूंगा।
उसे पता था कि क्विंग टैंग अभी भी वाइल्ड प्रदेश पर राज कर रही होगी। वो अभी भी सोचती होगी कि उसने सुई को हमेशा के लिए हरा दिया है, लेकिन वो गलत थी। सुई वापस आ गया था और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ शक्ति नहीं थी, उसके पास अनुभव भी था। उसे पता था कि लोग कितने धोखेबाज हो सकते हैं। उसे पता था कि पावर कैसे लोगों को बदलती है। उसे पता था कि ट्रस्ट कितना फ्रेजाइल होता है। क्विंग टैंग, सुई ने मन में कहा, तुमने सोचा था कि तुमने मुझे हरा दिया है, लेकिन तुम गलत थीं। मैं वापस आ गया हूं और इस बार तुम्हारे पास छुपने की कोई जगह नहीं होगी। ये प्रॉमिस नहीं था, ये गारंटी था। सुई जानता था कि उसका रिवेंज इनएविटेबल था, ये सिर्फ टाइम की बात थी। सूरज ऊपर चढ़ रहा था। ग्वांगलिंग सिटी में एक नया दिन शुरू हो रहा था और सुई के लिए ये एक नई शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जो उसे अपने सबसे बड़े दुश्मनों तक ले जाएगी। उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जो पूरी दुनिया को हिला देगी। एक ऐसी शुरुआत जो हिस्ट्री को रीराइट कर देगी। एक ऐसी शुरुआत जो सबको दिखा देगी कि बिट्रेयल का क्या प्राइस होता है।